नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है CY एस्ट्रोलॉजर में। आज की इस वीडियो में हम चर्चा करते हैं इस जन्म कुंडली के ऊपर और इस जन्म कुंडली में कौन से योग हैं, किस तरह का करियर होगा और क्या जीवन के अंदर महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जो ग्रह देंगे इनको, और नवमास कुंडली, दशांशा कुंडली, षडबल और महादशा जो है वो किस तरह के परिणाम दे सकती है। उन सब विषयों पे थोड़ा सा आंकलन कर लेते हैं। साथ में एक महत्वपूर्ण चीज़ आपको मैं बताता हूँ। जब आप ज्योतिष में फलादेश करते हैं या एस्ट्रोलॉजिकल जो भी आप सॉफ्टवेयर में डाटा डालते हैं, देखते हैं, तो कई बार कुछ ऐसी कुंडलियां होती है जिन कुंडलियों में कुछ ग्रह जो हैं वो 0 डिग्री के लगभग होते हैं और कुछ ग्रह जो हैं वो 29.56 डिग्री, 29 पॉइंट कुछ डिग्री के होते हैं। तो ऐसे जगहों पे हमारे को बहुत ही महत्वपूर्ण सावधानी रखनी चाहिए, क्योंकि वहां पे हमारे से कई बार ज्योतिष में गलतियां होती हैं। जैसे बर्थ प्लेस डालने में, कुछ बर्थ प्लेस जो है, जैसे कई बार हमने देखा कि हमारे को जो शहर है वो मिलता नहीं है। जैसे इस जन्म कुंडली में इसका जो बर्थ प्लेस है वो उत्तराखंड में लखवार है, तो ये आपको सॉफ्टवेयर के एटलस में नहीं मिलेगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये मैनुअली डालना पड़ेगा। लेकिन हम क्या करते हैं कि इसके निकटतम का कोई जिला डाल देते हैं, तो कई बार तो इसमें दिक्कत नहीं आती है, यानी कि 70-80% इसमें दिक्कत नहीं आती है। लेकिन कुछ केस में जिनमें मैं बता रहा हूं, जैसे यहाँ पे जैसे राहु 0.18 डिग्री है, केतु 0.18 डिग्री है, शुक्र 29.56 है और मंगल 0.45 डिग्री। तो ऐसी जन्म कुंडलियों में थोड़ा सा सावधानी रखने का काम है। उनमें क्या होता है कि हमारी छोटी सी एक गलती की वजह से पूरा का पूरा फलादेश बदल सकता है। तो हम जो बर्थ प्लेस है उसको एक्यूरेट इंटरनेट से लें और इसका जो लेटीट्यूड लॉन्गिट्यूड है वो प्रॉपरली डालें, तब जाके हमें लाभ मिलने के योग आते हैं। एक और महत्वपूर्ण बात है कि हम जिस तरह की एस्ट्रोलॉजी फॉलो करते हैं, जैसे हमारे यहाँ पे भारत में बहुत सारी की ज्योतिष चलती है, लेकिन खास करके जो कुंडली है उसमें दो अयनांश चलते हैं, KP कृष्णमूर्ति के और आपके NC लहरी के। तो आप जो भी अयनांश यूज कर रहे हो, जैसे हम वैदिक ज्योतिष में NC लहरी के अयनांश को यूज करते हैं, तो आप NC लहरी का ही अयनांश ले। कई बार कई सॉफ्टवेयर जो है वो बाय डिफॉल्ट अलग अलग अयनांश होते हैं, जैसे NC लहरी, श्री सनातन, KP1, KP2, BV रमन, मनु, श्यान, SPS। तो आप यहाँ पे NC लहरी का ही ले। अगर आप KP लेते हो तो आपको कई बार इसमें चेंजेस नजर आएंगे। जैसे KP2 लिया हमने, तो यहाँ पे हमें खास नजर नहीं आया, लेकिन आपको यहाँ पे दिखेगा कि शुक्र जो है वो आपका यहाँ पे मीन राशि से निकल के 0.02 डिग्री आपका यहाँ पे चला गया है आपके 7वें घर में। इतना फर्क आपको नजर आ जाएगा। ये बड़ा ही एक अजीब सा चीज हो गई। और इसके साथ हमारा जो नवमास कुंडली है वो भी बदल जाएगा। जबकि फर्क क्या है, 23.26 डिग्री है KP2, और अगर हम NC लहरी लेते हैं तो यहाँ पे आप देखिएगा जैसे हमने NC लहरी लिया तो ये आपका 29.56 डिग्री का हो गया है और यहाँ पे आपके छठे घर में बैठा है। तो आपको इतनी सी गलती आपके लिए पूरे के पूरे परिणाम बदल सकती है, तो ये आपको समझने का है। और दूसरा क्या है सबसे महत्वपूर्ण, कि जब आप राहु और केतु, यहाँ पे देखिए राहु केतु की 0 डिग्री है और मंगल की भी 0 है, तो मंगल तो 0.45 है, ये तो फास्ट चलता है तो दिनों में अंतर आ जाता है। लेकिन राहु केतु की जो डिग्री है इनमें बड़ा फर्क हो सकता है, क्योंकि आपको अगर आप ज्योतिष करते हैं तो आपको नॉलेज ही होगा कि राहु और केतु की 2 पोजीशन होती है, ट्रू और मीन। अगर आप वैदिक ज्योतिष फॉलो करते हैं तो आप मीन जो है उसको यूज कर सकते हैं, और अगर आप KP करते हैं तो ट्रू कर सकते हैं। लेकिन मैं जो हूं, मेरा पर्सनली एक्सपीरियंस कहता है, और मैंने कई कुंडलियों पे अपना एक्सपीरियंस लिया है, उस हिसाब से मैं कहता हूं कि आप अगर वैदिक ज्योतिष भी करते हैं तो आप राहु केतु की पोजीशन ट्रू ही रखें। जैसे यहाँ पे आप देखिएगा, राहु केतु की पोजीशन ट्रू करोगे तो आपको क्या होगा कि राहु केतु का ओरिजिनल जो पोजीशन है वो लाभ मिलेगा। अगर आप मीन कर लोगे तो इतना फर्क आएगा। ये देखिए, मीन करने से राहु जो था लगन में था वो आपके 12वें घर में चला गया, 28 डिग्री का हो गया चित्रा नक्षत्र में। और यहाँ पे आपका जो है वो केतु 28 डिग्री का हो गया वो रेवती नक्षत्र में, और वो छठे घर में आ गया। ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीजें होती है हमें किसी भी फलादेश को करने के लिए। आपको सॉफ्टवेयर का पूरा नॉलेज होना चाहिए। कई बार बहुत सारे लोग इंटरनेट पे ऐसे ही सॉफ्टवेयर में डाल लेते हैं डेटा और ले लेते हैं, वो इतना एक्यूरेट नहीं होता। आप अपने पास एक ओरिजिनल सॉफ्टवेयर होना चाहिए अगर आप प्रोफेशनली वर्क कर रहे हैं। नहीं ओरिजिनल है तो आप जो है वो फ्रीवेयर जगन्नाथ होरा यूज करिए, जो सबसे बेस्ट है। देखिए आपके सामने ये जगन्नाथ होरा जो है वो सॉफ्टवेयर आ रहा है, ये सबसे बेस्ट सॉफ्टवेयर है, तो ये आप यूज कर सकते हैं। इसमें भी बहुत अच्छे लाभ होते हैं। इसके अलावा आप कोई भी प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर खरीद सकते हैं।
तो इसमें नवमांशों में चेंजेस आता है। आप यहाँ पे वापस जो है वो एनांस चेंज कर लीजिए, हम यहाँ पे ट्रू एनांस ही रखेंगे। तो ये आपके सॉफ्टवेयर के बारे में मैंने और बहुत सारी महत्वपूर्ण चीज़ों के बारे में बताया था, आप इसको नोटिस करके रखें। तो कुछ समय लग गया इन महत्वपूर्ण बिंदुओं को बताने में, लेकिन आपको ये महत्वपूर्ण बिंदु पता होनी चाहिए जिससे कि आपको काफी ज्यादा लाभ रहेगा। अब प्रारंभ करते हैं इस जन्म कुंडली में। इस जन्म कुंडली का लग्नेश जो है वो शुक्र देवता है, और शुक्र देवता जो है वो उच्च के होके 29.56 डिग्री रेवती नक्षत्र में है। रेवती जो नक्षत्र है ये आपके बुध देवता का नक्षत्र है। बुध देवता जन्म कुंडली के सप्तम भाव में विराजमान है, यानी कि शुक्र जो है वो लग्नेश है, जन्म कुंडली का अष्टमेश है, और आपका उच्च का हुआ है, और आपके सप्तम भाव को स्पेशली हाईलाइट कर देता है, क्योंकि ग्रह अपने परिणाम से पहले अपने नक्षत्र का परिणाम देगा। तो ये एक महत्वपूर्ण चीज हमें पता चली है यहाँ पे। और शुक्र जो है रेवती नक्षत्र में काफी अच्छा है, 29 डिग्री का। कई लोग इसे जो है वो वृद्ध मर्त या कुछ भी कह सकते हैं, हम यहाँ पे नक्षत्र को लेंगे तो हमारे लिए वही महत्वपूर्ण है। अब इसी शुक्र को आप अगर नवांशा कुंडली में देखोगे तो ये शुक्र देवता भी वहां पे उच्च का हो गया, यानी कि लगन में भी उच्च का और नवांश में भी उच्च का, और राशि वर्गोत्तम, ये भाई मीन राशि में है, दोनों ही जगह है तो उच्च का हो गया। तो ये तो एक बहुत ही गजब का हो गया, और एक तत्व वर्गोत्तम हो गया, तो ये तो गजब का राजयोग बन गया। तो ये शुक्र इस जन्म कुंडली का मजबूत ग्रह, तो जातक को अपने जीवन में कई सारी अच्छी अच्छी चीजें जो है, जो जरूरत की चीजें वो सारी मिलेगी। हाँ, अड़चने तो देखो पैदा हुआ है इंसान तो आएगी ही, भगवान राम को ही आई थी, तो हम क्या है, तो इसलिए ये है कि इसको एन केन प्रकारेण प्रत्येक लाभ जीवन के होते रहेंगे। अब बात आती है कि लग्न में राहु बैठा है। राहु 0.18 डिग्री चित्रा नक्षत्र में है, यानी कि राहु जो है वो भी यहाँ पे लगन में बैठा है, तो कुछ लगन के परिणाम वो भी देगा, क्योंकि वो भी यहाँ पे थोड़ा सा फंक्शनल लग्नेश बना हुआ है। राहु जो है वो जन्म कुंडली के अंदर तुला राशि में बैठा है, जिसका मालिक शुक्र है, जो आपके बुध के नक्षत्र में है, तो यानी कि फिर से शुक्र ही हाईलाइट हुआ है। और राहु जो है वो चित्रा नक्षत्र में बैठा है। चित्रा नक्षत्र का जो मालिक है वो मंगल देवता, जो स्वराशि का होकर सप्तम भाव में बैठा है, जिसे हम कहेंगे रुचक नाम का पंच महापुरुष योग, बड़ा ही राजयोग है। और राहु जो है वो जन्म कुंडली के अंदर तुला राशि में है, और नवांश कुंडली में भी तुला राशि में, यानी राशि वर्गोत्तम, गजब का लाभ, बहुत अच्छा लाभ हुआ है। और राहु जिसके नक्षत्र में है वो ग्रह जो है वो आपके स्वराशि का होके बड़ा राजयोग बना के बैठा है, और सप्तम घर में बैठा है जो अश्विनी नक्षत्र में। यानी कि आप इस चीज को देखिए कि लग्नेश ने भी सप्तम घर को हाईलाइट किया था, और मंगल ने भी सप्तम घर को हाईलाइट किया, क्योंकि मंगल राहु का नक्षत्र है। यहाँ पे एक चीज फाइनल होती है, यानी कि सप्तम घर यहाँ पे एक स्ट्रांगली वर्क कर सकता है, यानी कि एक महत्वपूर्ण भाव है जो जातक के जीवन में लगन से जुड़ा हुआ है, लगनेश करके, यानी कि सप्तम भाव से जुड़ा, इसका मतलब व्यवसाय करेगा, या फिर अचानक जो चीजें होती है, जैसे पुलिस का काम है, आर्मी है, डिफेंस सर्विसेज है, इनकम टैक्स है, सीबीआई, सीआईडी, खुफिया विभाग, कोई भी इस तरह का काम कर सकता है, या फिर गाड़ियों में, ऑटो पार्ट्स में, या अकाउंटेंट्स बन सकता है, या फिर इनकम टैक्स के अंदर जो बड़े अफसर होते हैं उनमें भी बनने के योग बनते हैं। यहाँ पे इस तरह की चीजें बनती हैं। और इसके बाद आप लग्न की डिग्री को देखिए, लग्न की डिग्री है 26.37 डिग्री विशाखा नक्षत्र। विशाखा जो नक्षत्र है वो गुरु देवता का है। गुरु देवता जो है वो आपकी जन्म कुंडली में 8वें घर में बैठे हैं, और 8वें घर में बैठे हैं, और तीसरे पराक्रम के मालिक, छठे घर रोग ऋण और शत्रुओं के मालिक। और यहाँ पे एक महत्वपूर्ण चीज देखिए कि गुरु यहाँ पे विपरीत राजयोग भी बनाता है, क्योंकि आपके यहाँ पे जन्म कुंडली के छठे घर का मालिक 8वें घर में बैठा है, और शुक्र जो है वो जन्म कुंडली का अष्टमेश छठे घर में बैठा है, लेकिन दोनों के दोनों त्रिक भाव में बैठे हैं, लग्नेश कमजोर है, तो विपरीत राजयोग नहीं बनेगा, यहाँ पे बनेगा परिवर्तन राजयोग। एक तो शुक्र लग्नेश है, गुरु जो है वो फंक्शनल लग्नेश है, क्योंकि वो लगन की डिग्री को फॉलो कर रहे हैं, तो वो भी लगन के ऊपर अपना आधिपत्य जमा के बैठे हैं, तो गुरु भी यहाँ पे एक छोटे से लग्नेश है। और गुरु जन्म कुंडली का एक शुभ ग्रह नहीं है, परंतु गुरु जो है वो परिवर्तन राजयोग में है लग्नेश के साथ। दूसरा क्या है कि गुरु जिस राशि में है उसका मालिक शुक्र उच्च का हो गया। दूसरा कि आपका गुरु जहां पे बैठा है, यानी कि जिस नक्षत्र में बैठा है वो रोहिणी है, जो जन्म कुंडली का दशमेश है, यानी कर्म का मालिक है, और कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है वो 12वें घर से। तो यहाँ पे गुरु छठे 8वें 12वें का योग बनाता है, तो ये एक पीड़ा का विषय है, लेकिन 10वें घर से जुड़ा, बहुत लाभ हुआ। फिर गुरु की जो युति है, क्योंकि गुरु की युति सूर्य के साथ है, और सूर्य और गुरु दोनों ही रोहिणी नक्षत्र में, चंद्रमा के नक्षत्र में, इसका तात्पर्य है कि सूर्य लाभ घर का मालिक है। तो गुरु जब परिणाम देगा अपने,
तो तीसरे के, छठे के, 8वें के और 12वें के साथ 10वें और 11वें के भी देगा। इसका तात्पर्य होता है कि जातक को हर तरह का लाभ है, यानी कि ये जो गुरु है ये जातक के लिए एक टर्निंग पॉइंट बन के आएगा। इस जातक को बहुत गजब का लाभ देगा, ऊंचा उठा देगा। अगर आप नवमांश में देखोगे तो गुरु सेकंड हाउस में मिथुन राशि में है, परंतु आप यहाँ पे देखिए कि जन्म कुंडली का पराक्रम का मालिक पराक्रम राशि में ही बैठा है, तो यहाँ पे परिणाम अच्छे आने के, और धन भाव में है तो अच्छा परिणाम आने के योग बनेंगे। इसके बाद आप इसे दशांशा कुंडली में भी देखिए। दशांशा कुंडली के अंदर गुरु देवता जो हैं वो आपके उच्च के हो गए सेकंड हाउस में, तो ये इससे बड़ा क्या राज्य होगा। तो यानी कि जिस गुरु को हम नेगेटिव मान रहे थे जन्म कुंडली के अकॉर्डिंग, उसको हमने यहाँ पे देखा तो बड़ा अच्छा लाभ मिला, अच्छे राजयोग मिले और अच्छी चीजें हमें देखने को मिली। और इसको अगर हम सडबल में देखेंगे कि गुरु का कितना बल है, तो आप यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे सडबल में गुरु जो है वो 1.32 डिग्री यानी कि काफी ज्यादा मजबूत है, यानी कि लग्नेश से भी अच्छा है और सबसे मजबूत है मंगल, तो काफी अच्छा है आपका गुरु। आपकी जन्म कुंडली के अंदर आपको ये गुरु जो है जब भी दशा में आएगा लाभ देगा। आप यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण देखिए कि जातक का करियर क्या हो सकता है। देखिए लग्नेश 7वें से जुड़ा था, शुक्र क्योंकि उसका नक्षत्र स्वामी जो है वो बुध आपका 7वें घर में था। राहु चित्रा नक्षत्र से जुड़ा था, वो भी 7वें घर से था, जहां पे मंगल अच्छा हो रहा था। मंगल सडबल में भी सबसे महत्वपूर्ण बली है। तो इतने कैलकुलेशन से हमें ये ज्ञात हुआ कि जन्म कुंडली में जो अष्टम भाव में गुरु बैठा है, सूर्य बैठा है, वो इतना अशुभ नहीं है। ये तकलीफ तो देगा, अलग अलग तरह की तकलीफें देगा, लेकिन हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि इतना बुरा नहीं है कि जातक को फेल ही कर दे, तो यानी कि ये ठीक है। अब हम इतना देखने के बाद ये देखते हैं कि जातक का जो प्रोफेशन यानी कि काम धंधा क्या होगा, किस लाइन से जुड़ा हुआ हो सकता है। तो हमने यहाँ पे पहले देखा था कि लग्नेश जो शुक्र है वो रेवती नक्षत्र बुध के है जो सप्तम भाव में बैठा है। राहु चित्रा में है जो मंगल का है, वो भी सप्तम भाव में बैठा है। लग्नेश जो है वो यानी लगन का जो डिग्री है विशाखा नक्षत्र शुक्र है, वो 8वें घर में गुरु है, वो 8वें घर में बैठा है। इतना हमें पता चला, यानी कि लगन में बैठा राहु और शुक्र दोनों सप्तम भाव से जुड़े, तो सप्तम भाव महत्वपूर्ण है, 8वां भाव भी महत्वपूर्ण है। तो हमने इससे संबंधित कई सारे परिणाम बताए। 7वां और 8वां जब जुड़ते हैं तो जातक को आकस्मिक चोट लगना या फिर इंजीनियरिंग जो मैटर होता है, यानी कि जैसे मशीनरी रिपेयर करना या कोई चीजें ऐसी रिपेयर करना, या डिफेंस, क्योंकि 8वां भाव क्या है, मृत्यु है, आकस्मिक मृत्यु है, खेल कूद है, तो इन सब चीजों को दिखाता है। तो जातक अगर ये माने कि 7वें 8वें का योग जातक को अचानक घटना को दिखाता है, तो अचानक घटनाएं किन चीजों में हो सकती है, जैसे कि सेना है, पुलिस है, या कोई ऐसा कोई खुफिया विभाग है, या इनकम टैक्स का कोई विभाग, वहां पे क्या अचानक घटनाएं, दुर्घटनाएं होने के योग रहते हैं। तो ऐसे जगहों पे जातक का नौकरी लग सकती है। इसमें आप अगर दशमेश को देखोगे तो दशम में बैठे हुए शनि और इसके नक्षत्र को देखिए, ये आश्लेषा में है। तो शनि जन्म कुंडली का चतुर्थेश है और पंचमेश है। पंचमेश इच्छाओं को दिखाता है, और शनि जो है वो आश्लेषा बुध के नक्षत्र में, जो बुध देवता सप्तम में बैठे, यानी कि दशम में बैठा हुआ ग्रह जो है वो भी बुध से सप्तम से जुड़ा हुआ है। इसके बाद जो दशमेश चंद्रमा है वो चित्रा नक्षत्र में है, वो चित्रा नक्षत्र का मालिक जो है वो मंगल है, जो यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण यानी कि अपनी स्वराशि का होके रुचक नाम का पंच महापुरुष योग बना के सप्तम में बैठा, यानी कि हम यहाँ पे कहेंगे कि लगन में बैठा हुआ राहु, शुक्र, शनि, चंद्रमा, ये सारे के सारे ग्रह जो हैं वो सप्तम भाव से जुड़े हुए हैं। तो जातक का सप्तम भाव सबसे हाईलाइटेड है, इसलिए हम यहाँ पे करेंगे कि जातक को लाभ रहेगा इससे संबंधित। तो जातक डिफेंस फील्ड में जाने के योग बनते हैं, क्योंकि सप्तम भाव इन चीजों का है, मंगल इन चीजों का है, क्योंकि मंगल सप्तमेश है। और अगर हमने सडबल में देखा था तो आपको मैं दोबारा दिखा देता हूँ, यहाँ पे मंगल जो है वो सबसे मजबूत है। तो यानी कि हम ये कह सकते हैं कि मंगल की तरफ हम अपना पैर रख सकते हैं। तो यहाँ पे जातक को डिफेंस फील्ड में कुछ करने का काम मिल सकता है। और शनि का 10वें घर में बैठना, मंगल का सप्तम भाव में बैठना, चंद्रमा का कन्या राशि के अंदर जो है वो आपका यहाँ 12वें घर में बैठना, ये दिखाता है कि जातक को सरकारी नौकरी के बहुत अच्छे योग हैं। और छठे घर में उच्च का शुक्र, तो ये काफी अच्छे राजयोग बनाता है जातक के लिए। जातक को समय समय पर प्रमोशन और कई तरह के लाभ मिलाता है। अब देखिए जातक का सब कुछ देखा हमने, काफी अच्छी रही जातक की जीवन। और इससे पहले जो दशा थी, हम अगर दशा को देखेंगे तो शनि से पहले गुरु की दशा चली थी 2000 से और 2016 तक। तो गुरु हमने देखा था कि बहुत अच्छा राजयोग है, दशमांश कुंडली में उच्च का है, तो काफी अच्छा परिणाम दे रहा है। तो जातक की जो गुरु की दशा ये काफी अच्छी रही है, और जातक को इस गुरु की दशा में सारे अच्छे परिणाम मिले हैं।
क्योंकि ये गुरु जो है वो कर्म के क्षेत्र में अच्छा हो गया, तो सरकारी नौकरी मिलना और कई तरह के जैसे लाभ मिलना। और गुरु है जो आपके अपनी 5वीं दृष्टि से चंद्रमा को देखता है, 12वें घर को देखता है, तो जातक अपने घर से दूर रहता है, क्योंकि भाई फौज में डिफेंस में होने से जातक दूर जाएगा। दूसरा क्या है कि जातक जो है वो यहाँ पे अपने घर से दूर जाके सक्सेस होने के योग बनाता है। अगर इस तरह का योग नहीं होता तो जातक कहीं और विदेश में या इधर उधर जाके अपना सक्सेस हो सकता था। तो इसके बाद हम बात करते हैं विवाह से संबंधित, यानी कि वैवाहिक जीवन कैसा हो सकता है। सबसे पहले लग्नेश शुक्र जो है वो उच्च का हुआ, एक प्लस पॉइंट हुआ। जिसके नक्षत्र में बैठा है उसका मालिक बुध जो है वो सप्तम भाव में बैठा है, ये एक प्लस पॉइंट और हुआ। इसके बाद सप्तमेश जो है वो मंगल बना, और मंगल सप्तमेश जो है वो जातक के यहाँ पे स्वराशि का हुआ, रुचक नाम का पंच महापुरुष योग बनाया, ये महत्वपूर्ण हुआ। मंगल जन्म कुंडली में शुभ ग्रह तो नहीं है, लेकिन वैवाहिक के लिए परिवार का मालिक और सप्तम का मालिक है, तो जातक के लिए अच्छा ही होगा। दूसरा, मंगल जो है वो जातक के लिए केतु के साथ बैठा है, यानी कि मंगल और केतु का दोनों का एकदम करीब होना, अश्विनी नक्षत्र में मंगल और अश्विनी नक्षत्र में केतु अंगारक योग बनाता है, यानी कि दोनों का करीब होना। लेकिन लगन का मालिक उच्च का होना, मंगल का अच्छा होना, जातक मांगलिक भी है, तो इसमें जो माइनस पॉइंट रहेगा या जो तकलीफ रहेगी, जो पीड़ा होगी केतु की, वो इतनी सी होगी कि जातक और जातिका के मध्य में कुछ दूरी आएगी। लेकिन चंद्रमा जब 12वें घर में बैठा है, क्योंकि वैवाहिक जीवन में चंद्रमा, शुक्र, लग्नेश और सप्तमेश इन 4 चीजों का योग होता है, तो चंद्रमा का 12वें घर में बैठा ये दिखा देता है कि जातक को जो है वो कर्म, क्योंकि कर्मेश है चंद्रमा, तो कर्म के लिए थोड़ा बाहर ले जाएगा। तो ये जो जातक के और जातिका यानी कि इसकी पत्नी से संबंधित दोनों के अंदर जो दूरी है वो चंद्रमा ने डाल दी है। वो केतु, आप उसे केतु का रूप भी कह दो कि भाई केतु और मंगल दोनों अंगारक योग में बैठे हैं, केतु सप्तम में बैठा है तो लकीर खींच दी। तो ये लकीर जो है ये, अब जैसे मान लीजिए नौकरी पे बाहर रहता है तो पत्नी तो घर पे ही रहेगी, क्योंकि भाई मान लीजिए डिफेंस फील्ड में है या विदेश में कोई काम के लिए गया हुआ है, या आजकल हमारे भारत में बहुत सारे लोग हैं जिनके परिवार गांव में रहता है और वो व्यक्ति जो है वो बाहर कमाता है, जैसे दिल्ली कमाता है या फिर विदेश में कमाता है। तो इस तरह के जो योग हैं, जो ये वियोग का जो कैलकुलेशन है वो इस तरह से यहाँ पे बनता है। लेकिन यहाँ पे वैवाहिक जीवन में कोई तलाक, उतार चढ़ाव, लड़ाई झगड़ा ये नहीं बनता। छोटे मोटे मतभेद हैं उनको आप केतु का रूप मान सकते हो, लेकिन जो 10वें चंद्रमा का 12वें घर में जाना, ये और कन्या राशि का, और चंद्रमा यहाँ पे नवमांश कुंडली में अपने अति शत्रु बुध के साथ तो है, लेकिन राशि वर्गोत्तम है। तो आप यहाँ पे ये कह सकते हो कि भाई जातक के लिए काफी अच्छा परिणाम है। तो इस जन्म कुंडली में आप देखोगे ना कई ग्रह अच्छे हैं, जैसे मंगल मेष राशि का, यहाँ पे नवमांश में भी मेष राशि का, केतु यहाँ पे भी मेष राशि का, यहाँ पे भी मेष राशि का, सूर्य मेष राशि का वृषभ राशि में बैठा है, सूर्य जो है नवमांश में वृषभ राशि में बैठा है, यहाँ पे भी सूर्य वृषभ राशि में बैठा है। शुक्र भी जो है वो राशि वर्गोत्तम है, राहु राशि वर्गोत्तम है आपके, और चंद्रमा जो है वो भी आपके राशि वर्गोत्तम है। तो इतने बड़े राजयोग हैं इस जन्म कुंडली में। तो गुरु की दशा जातक के लिए काफी अच्छी जाएगी, वैवाहिक जीवन भी काफी अच्छा रहेगा। तो अब हम शनि की महादशा का आकलन लेते हैं। शनि की महादशा जातक के लिए कैसे निकलेगी। शनि जो है वो जन्म कुंडली का चतुर्थेश है, यानी प्रॉपर्टी का मालिक है, सुख स्थान का मालिक है, पंचम संतान का मालिक है, और हमारे नौकरी में होने वाली कुछ अशुभ घटनाओं का भी कारक है, क्योंकि कर्म जो है उसका 8वां घर है ये, और शनि यहाँ पे कर्मेश भी बना हुआ है क्योंकि वो 10वें घर में है। वैसे तो कर्म का मालिक जो है वो चंद्रमा है जो 12वें घर में है, लेकिन शनि यहाँ पे बैठा है तो ये भी यहाँ पे कर्मेश है और चतुर्देश है। तो शनि अपनी एक दृष्टि से अपने भाव को देखता है, राशि को देखता है, तो मजबूत करता है। शनि जो है वो यहाँ पे जातक को व्यवसाय करने की, इन्वेस्टमेंट, यानी कि एक जो दृष्टि है वो 12वें घर पे आ रही है, तो इन्वेस्टमेंट करने की भी इच्छा जागृत करता है, यानी खुद का व्यवसाय करो या ये सब चीजें करो। शनि बुध के नक्षत्र में है, बुध एक व्यापारिक ग्रह है, यानी कि बुध जो है व्यापार को दिखाता है, और शनि आश्लेषा नक्षत्र में है, बुध के नक्षत्र में होने की वजह से यहाँ पे इस तरह की इसके मन में चीजें चलती रहती है। अब जो सबसे महत्वपूर्ण है कि शनि कर्क राशि में बैठा है। कर्क राशि का तात्पर्य होता है कि जलपूर्ण दरार की, यानी कि जलपूर्ण दरार का मतलब है कि आपके खेत में बहुत सारा जल तो है, लेकिन ऐसी दरारें, ऐसी गड़बड़ होगी कि वो पानी जो है वो रुकेगा नहीं, वो या तो नीचे चला जाएगा या बह के अगले वाले खेत में चला जाएगा। तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा इसका। जैसे मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण बताता हूँ कि आपको प्यास लगी है, आपने किसी से सहायता ली पानी की, भाई मेरे को थोड़ा पानी पिला दो,
तो उसने पानी तो पिला दिया, लेकिन अंत में आपको ये कह दिया कि भाई आगे से आप अपना पानी लेके आना, या पानी कोई फोगट में आता है क्या। तो ये जो चीजें हैं, ये इसे जलपूर्ण दरार कहते हैं। तो आपको यहाँ पे देखिए कि शनि है तो बढ़िया, क्योंकि भाई सुख स्थान का मालिक 10वें घर में बैठा है, तो प्रमोशन भी देगा, लाभ भी देगा, इन्वेस्टमेंट भी देगा, लेकिन यहाँ पे आपके इन्वेस्टमेंट फंसा भी देगा। तो आपको यहाँ पे क्या करना है कि आपको शनि की जो दृष्टि है वो आपके यहाँ पे आ रही है, आपका जो शनि का नक्षत्र 7वें घर में बैठा है, तो आप अपनी पत्नी के साथ या बच्चों के साथ मिल के कोई इन्वेस्टमेंट करें, धंधा करें, प्रॉपर्टी का काम करें, जो भी करना चाहो वो करें, तब लाभ रहेगा। अकेले में ना करें, यहाँ पे परेशानी हो सकती है, क्योंकि शनि जो है वो आश्लेषा नक्षत्र है जो बुध का है, जो यहाँ पे बैठा है, तो आप अकेले नहीं कर सकते, क्योंकि सप्तम भाव पार्टनर से तो जुड़ना पड़ेगा। अगर आप नहीं जुड़ोगे तो कोई ना कोई आपकी प्रॉपर्टी फंसा लेगा, क्योंकि गुरु बड़ा अच्छा था, बड़ा अच्छा निकला भी था, गुरु राजयोग में था, लेकिन गुरु जो है वो जन्म कुंडली का 6ठे घर का मालिक अष्टम में बैठा है और 3रे घर का भी मालिक है। और शनि जो है वो बुध के नक्षत्र में है, जो बुध जो है वो 9वें से यानी कि 10वें का 12वां है और 12वें घर को फंसाने वाला योग बनाता है। तो इसका तात्पर्य ये होता है कि जातक को यहाँ पे प्रॉपर्टी के जो फंसने वाले योग है, क्योंकि यहाँ पे आप यहाँ पे देखोगे तो चतुर्थ का मालिक जो है वो शनि है, जिसका 12वां घर आपका गुरु है, तो गुरु 8वें घर में बैठा है, तो शुभ नहीं है। जो जातक के नवमास कुंडली में धनेश बन गए बैठ गया है, यानी कि आप यहाँ पे बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से देखना कि इस शनि के अंदर आपको अकेले में कार्य कम से कम करने हैं। इसमें आपको आप सरकारी नौकरी में हैं और आप जो हैं वो इन्वेस्टमेंट करते हैं अपने पैसों का, तो आप सेफ जगहों पे करिए, हर किसी को पैसा ना दे। जैसे कि जातक की कुंडली में राहु केतु मंगल के ये जो योग बने हैं, इससे दिखता है कि जातक को कई बार उसके मित्र पार्टनर या कोई भी तरह के जो रिलेटिव है वो पैसा लेते हैं, या फिर इसके आस पड़ोसी कुछ इस तरह से उसको प्रॉपर्टी का हर बार नुकसान लगा देते हैं। तो इसलिए जातक को इससे बचने के लिए अपने घर से संबंधित पार्टनर को जोड़े, कि जो जैसे कि कहावत है कि घी ढूंढे तो मूंगों में, तो अपना नुकसान भी हो तो अपने को ही फायदा हो। तो इसीलिए आप जो है इस तरह का कार्य करें। शनि के अंदर जो बुध की दशा है, जैसे शनि में शनि चला गया, शनि में बुध है, बुध जन्म कुंडली का नवमेश है, तो जातक को यहाँ पे स्थान परिवर्तन के योग आते हैं, यानी कि हम यहाँ पे कह सकते हैं कि जातक को शनि में बुध जो आया हुआ है, अब शनि में बुध जो है जातक का प्रमोशन और स्थान परिवर्तन दोनों करा देगा। यहाँ पे इस तरह का योग बन रहा है, और जो इन्वेस्टमेंट के योग हैं वो भी बन रहे हैं। तो जातक यहाँ पे कोई भी तरह के प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट कर सकता है, यानी व्यापारिक प्रतिष्ठान ले सकता है, कोई दुकानें या जितना भी अपने पास पैसा है उस हिसाब से, बजट के हिसाब से कोई भी चीजें ले सकता है। इसके बाद केतु आएगा। ये केतु थोड़ा सा देखने वाला है, क्योंकि ये केतु जो है वो 2021 के अंत में आएगा, तो 2022 से लेके पूरा 22 चलेगा और 23 की जनवरी तक। तो आप यहाँ पे ये चीज समझिए कि इस दशा में आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, क्योंकि केतु सप्तम भाव में बैठा है, मंगल के साथ है, और केतु अश्विनी नक्षत्र में है जो अपना स्वयं का नक्षत्र है। केतु दरार खींचने वाला ग्रह है, तो यहाँ पे जातक अपनी प्रॉपर्टी फंसा सकता है, किसी को गारंटी ले सकता है, किसी को ऐसे ही प्रॉपर्टी के अंदर किसी के साथ मिलकर इन्वेस्ट करे, तो इस तरह के नुकसान योग है। या जहाँ पे भी काम कर रहा है तो कुछ ऐसी लापरवाही नहीं करें जिससे के कारण आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो ये यहाँ पे अशुभ योग है। एक सबसे महत्वपूर्ण है कि इस केतु की दशा में जातक को, क्योंकि शनि में केतु आएगा, तो शनि यहाँ पे जो है वो पंचमेश भी है, केतु मंगल के साथ बैठा है, और यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि संतान प्राप्ति के भी योग बनाता है। तो अगर जातक संतान से संबंधित कोई कोशिश कर रहा है तो वहां पे संतान प्राप्ति के योग पूरे के पूरे केतु की दशा में बन सकते हैं। और उसके बाद शनि के अंदर शुक्र आएगा, ये बहुत अच्छा लाभ है। इस समय जातक को अपार धन प्राप्तियां होगी, क्योंकि शुक्र बहुत मजबूत ग्रह है। शनि जन्म कुंडली में अगर देखेंगे तो नवमास में अष्टम भाव में बैठा है, तो ये शुभ नहीं है, लेकिन फिर भी शनि यहाँ पे लगन में मजबूत हो रहा है। और शनि में जो चलने वाली दशाएं हैं वो काफी अच्छी है। शनि जो अष्टम भाव में बैठा है, इसका परिणाम कब आएगा? इसका परिणाम आएगा शनि के अंतिम समय में, क्योंकि अंतिम समय में क्या होगा कि लगन में बैठे हुए राहु और गुरु की दशाएं चलेगी। गुरु जन्म कुंडली में अशुभ ग्रह बना हुआ था, तो अपने टाइम पे तो अच्छा परिणाम दिया था, क्योंकि वो यहाँ पे लाभ के योग इसलिए बना रखा था अपने टाइम पे, क्योंकि स्वयं परिणाम दे रहा था। और दूसरा क्या था कि वो परिवर्तन राजयोग में था, अभी भी परिवर्तन राजयोग में, लेकिन शनि जन्म कुंडली के लिए एक
अशुभ ग्रह होता है। वैसे तो इस जन्म कुंडली में शुभ है, लेकिन शनि सेपरेटिव अलगाववादी प्लेनेट है, जिसमें एक अशुभ ग्रह गुरु की दशा आएगी। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण कि शनि कर्क राशि में है। कर्क राशि जो है वो पृष्ठोदय राशि है, यानी अंत में उदय होती है। तो ये तो एक, इसलिए शनि के जो अशुभ परिणाम है, जो आपका नवमास का अष्टमेश है, उसके अशुभ परिणाम आपके यहाँ पे अंत में आएंगे। इससे पहले जो दशाएं हैं वो अच्छी चलेगी। शुक्र इसमें बहुत अच्छा जाएगा। शुक्र के अंदर जातक को अच्छे लाभ होंगे, क्योंकि शुक्र जन्म कुंडली में भी उच्च का, नवमास में भी उच्च का, और लाभ घर में उच्च का हुआ है नवमास में। तो आप ये कह सकते हो कि यहाँ पे लाभदायक रिजल्ट लगेगी। शुक्र के बाद सूर्य जो है वो थोड़ा सा पीड़ादायक जाएगा, तकलीफदायक रहेगा, क्योंकि सूर्य अष्टमेश बना हुआ है, लेकिन लगन में है, स्वराशि का है, लेकिन अष्टम में बैठा हुआ है। तो यानी कि हम ये कह सकते हैं, और सूर्य और शनि दोनों मित्र नहीं है, तो इस तरह से हम यहाँ कह सकते हैं कि थोड़ी सी पीड़ा रहेगी। लेकिन सबसे ज़्यादातर जो तकलीफ वाला समय रहेगा वो यहाँ पे राहु और गुरु का रहेगा, उसमें ध्यान देना है। बाकी यहाँ पे ठीक है। इसमें जहाँ तक शनि के उपाय कर सकता है, महत्वपूर्ण तरीके से आप जो हैं वो शनि के कुछ जो भी पाठ पूजा दान पुण्य होते हैं वो करें। उपाय में क्या कर सकते हो कि पीपल के वृक्ष की पूजा करें, दीपक दिखाएं, पाठ पूजा के अलावा जो है वो दान पुण्य में गायों को घास खिलाना, रोटी खिलाना, तेल के परांठे खिलाना, गाय को गुड़ खिलाना। आप कितने भी उपाय करें, कुछ भी करें, महत्वपूर्ण है कि ग्रह जो कह रहा है उसके हिसाब से चलें, उसके ऊपर ही उपाय काम करेगा। ये नहीं है कि आप जो है, आपको ग्रह कह रहा है कि तुम्हें नुकसान का योग है, तुम नीलम पहन के बैठे हो, फिर कह रहे हो कि पंडित जी नीलम तो पहन लिया, फिर क्यों नुकसान लग गया, 2 लाख रुपए का नीलम भी लिया था। तो पंडित जी के हाथ में नहीं है ये चीजें। जब ग्रह ने बता दिया है कि तुम्हें परिणाम मैं ऐसा दूंगा, तो तुम उसके बचने के लिए उपाय में दान पुण्य और उससे निकलने के लिए कुछ ना कुछ रास्ते लो। जैसे मैंने कहा भाई अवेयर रहो, तुम्हें नुकसान लग सकता है, तो तुम क्या करें कि यहाँ पे जो है वो कोशिश करें कि छोटे से छोटा काम करें। पार्टनरशिप में काम करना जरूरी है, तो अपने घर में पार्टनर बनाए, जैसे पत्नी को बनाया, बेटी को बनाया, बेटे को बनाया, तो उसमें क्या होगा कि अगर हमें नुकसान भी होगा तो पत्नी और बच्चे कहाँ जाएंगे। तो इस तरह से उपायों को समझो, तो आपको इस तरह से परिणाम को लेना है। तो ये जो वीडियो था ये जातक के सभी चीज़ों के लिए था। कुछ चीज़ें रही है तो फिर से और वीडियो बनाएंगे। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर बताएं। अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।